गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 13 जून, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 13 जून के करंट अफेयर। ठीक है, और आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में कि क्या है हमारे पास। ओके, सबसे फर्स्ट जो हम बात करते हैं, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता भी है कि मॉर्निंग थॉट हमारा सबसे पहले होता है, तो दयानंद सरस्वती जी को आज हमने याद किया है और उनका एक कोटेशन है कि दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। यानी कि अब आपकी जो भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप दुनिया को जो भी है वो सर्वोच्च दीजिए, है ना, सबसे उत्कृष्ट दीजिए। तो जो आप सबसे ज्यादा उत्कृष्ट देंगे तो आपके पास भी जो भी लौट कर आना है वो सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा, है ना। यानी कि आप अच्छा देंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो आपको बुरा मिलेगा। कहने का सिंपल सा थॉट यही है। दयानंद सरस्वती जी को याद करते हुए हमने इनकी कोटेशन आज ली है। और सबसे पहले आइए हम अपनी न्यूज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए, जो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 13 जून को मनाया जाता है। और 13 जून को ही हम इस बार भी इस दिन को यानी अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस को मना रहे हैं। इस बार 2023 की जो थीम है वो क्या है, तो इस बार की थीम है समावेश शक्ति है। इस थीम के साथ में हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर, इंक्लूजन्स इज पावर, इस थीम के साथ हम 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस को मना रहे हैं। क्लियर हो गया। इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2006 में। और इसके बाद ये 2006 में ये डिसाइड किया गया कि हर साल 13 जून को ये दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। क्लियर। नेक्स्ट जो हम बात कर रही हैं, देखिए नोवाक जोकोविच के बारे में कौन नहीं जानता है। नोवाक जोकोविच कौन है, हमारे सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड नंबर 1। अगर पुरुषों के बारे में बात करें तो जो मेल टेनिस खिलाड़ियों में नंबर 1 पर आते हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना 23rd नंबर का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। कौन सा खिताब जीत लिया है, इन्होंने अपना 23rd नंबर का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल जीता है। और इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने कैस्पर रूड को हराकर ये जो खिताब है ये जीता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि राफेल नडाल को पीछे छोड़ते हुए 36 साल और 20 दिन की उम्र में इन्होंने रोलैंड गैरोस चैंपियन के रूप में अपना नाम स्थापित कर लिया है। यानी जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतते हैं उनको एक नाम दिया जाता है रोलैंड गैरोस चैंपियन। तो ये जो नाम है ये किसको मिल गया है, तो नोवाक जोकोविच को मिल गया है, जिन्होंने राफेल नडाल को पीछे छोड़ते हुए अपना 23वां ग्रैंड स्लैम जो पुरस्कार है वो जीता है। क्लियर है, समझ में आ गया। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सभी प्रकार के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें कम से कम 3 बार उस खिताब को जीता है। तो ये सारे रिकॉर्ड है नोवाक जोकोविच के नाम। क्लियर। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि इस पूरी लिस्ट है फ्रेंच ओपन जो 2023 का हुआ है उसमें किसको क्या क्या मिला है। पुरुष एकल में विजेता नोवाक जोकोविच है, उपविजेता कैस्पर रूड। महिला एकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ईगा स्वेटेक है, और उपविजेता कौन है, तो करोलिना मुचोवा। क्लियर। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर हमारे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता है। अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। किसे हराकर जीता है, तो भारत को हराया है 209 रनों से। और ये कहां पर हुआ है, तो लंदन का जो केनिंगटन ओवल है, स्टेडियम है, वहां पर ये जो मैच है ये खेला गया था और 11 जून को ये डिसीजन आया था। ठीक है, क्लियर। ओके, तो हमने बात कर ली ऑस्ट्रेलिया के बारे में जिसने भारत को 209 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। ओके। अच्छा देखो, यहाँ पर पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरीके से कैसे कैसे जीता गया है, वो सारी डिटेल है जिसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। साथ में अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूं तो जो आईसीसी खिताब है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वनडे जीत लिया है, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और 1 बार टी20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है और 1 बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है। साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत का ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हार गया है। क्लियर।
नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नीदरलैंड ने आइंडहोवन में भारतीय हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को अपने अंतिम FIH प्रो लीग 2022-23 मैच में 2-1 से हरा दिया। यानी भारतीय हॉकी टीम है, उसने अर्जेंटीना को हरा दिया। ये क्या हो रहा था, तो FIH का जो अंतिम प्रो लीग 2022-23 हो रहा था और इसमें हरा दिया है, नीदरलैंड में हो रहा था, आइंडहोवन में। क्लियर, समझ में आ गया। तो यानी भारत विजेता के रूप में सामने आया है अर्जेंटीना को हराने के बाद में। ये न्यूज़ है हमारे पास। क्लियर। अब देखो जो नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि कोई भी न्यूज़ हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराते हैं, तो सेम न्यूज़ जो इंग्लिश में होती है उसको हम हिंदी में भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष चुनाव के रूप में किसको लिया गया है, तो इंडिगो के CEO पीटर एल्बस को नियुक्त किया है ना। इंडिगो के CEO हैं पीटर एल्बस, इनको नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह ले रहे हैं यवोन मंजी मकोले की। किसकी जगह ले रहे हैं, तो यवोन मंजी माकोलो की जगह को ले रहे हैं। क्लियर हो गया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी, 19 अप्रैल को। कहां पर, हवाना के, क्यूबा के हवाना में। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरे वर्ल्ड के जो एयरलाइंस है ना, जितनी भी एयरलाइंस है जो हवाई सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं, उसका एक व्यापारिक संघ है, जिसके सदस्यों के बारे में बात करें तो लगभग 300 सदस्य एयरलाइंस इसके सदस्य हैं। क्लियर हो गया। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुल हवाई यातायात का 83% हिस्सा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तहत आता है। अच्छा, साथ में इसका विजन ये है कि 2050 तक जो जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो विजन है उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, और इसके लिए फ्लाई नेट जीरो जो इनिशिएटिव है इसको भी स्टार्ट किया जाएगा। किसके द्वारा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। तो ये थोड़ी सी जानकारी है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में, जिसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इंडिगो के CEO पीटर एल्बस को। क्लियर। तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, और कौन बन गए हैं, तो इसके लिए बन गए हैं पीटर एल्बर्स। क्लियर। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित अग्रवाल और सुबोध कुमार सिंह के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों को UIDAI और NTA में प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया है। अब वो पद कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनको अलग अलग मंत्रालयों के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत अलग अलग पोस्ट पर रखा गया है और उनकी नियुक्ति करी गई है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम NTA के बारे में बात कर रहे हैं। NTA का मतलब क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के जो CEO हैं, किसे यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उसे किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही सुबोध कुमार सिंह को NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। क्लियर हो गया, समझ गए। ये दो नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी की सारी डिटेलिंग है जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं जिनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से नियुक्त किया गया है, तो वहां पर हम इनकी पूरी डिटेलिंग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो देश जहाँ पर खाद्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, अनाज की उपलब्धता नहीं होती है, लोग भुखमरी के शिकार होते हैं, वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है वो अफ्रीकी देश इथोपिया में चलाया जा रहा था, लेकिन जांच में ये पता चला कि इस कार्यक्रम के तहत जिन लोगों तक अनाज पहुंचना चाहिए उन तक अनाज जो है नहीं पहुंच पाया। तो इसकी वजह से ये जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम है उसके तहत ये डिसाइड किया गया कि 9 जून को ये डिसाइड कर लिया गया कि इथियोपिया को अब जो अनाज की उपलब्धता है वो नहीं कराई जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है,
ओके, तो हमने बात कर ली संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के बारे में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि करंट के साथ साथ में जो हमारा स्टैटिक जीके है वो भी हम देते हैं। तो सबसे पहले तो जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करता है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका मोटिव ही ये है कि दुनिया भर में कहीं पर भी अगर अनाज की अनुपलब्धता हो जाए, अनाज की कमी हो जाए, तो क्या काम करना है, अनाज को प्रोवाइड कराने का काम करना है। सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना करी गई थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहां आपको देखने को मिलेगा, तो इटली में रोम में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है ना, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। क्लियर हो गया। यानी जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है, FAO है, उसके तहत ही ये प्रोग्राम चलाया जाता है। और इसका संस्थापक कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है वो बनाने का काम किसका होता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का होता है। क्लियर हो गया। अब देखो, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पंजाब सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने जो खरीफ सीजन में 5 लाख एकड़ जमीन पर धान की सीधी बुआई, जिस धान की सीधी बुआई की जो पद्धति होती है उसके तहत खेती करने की बात कही है। और इस जो धान की सीधी बुआई होगी, इस पद्धति को क्या कहा जाता है, तो DSR कहा जाता है। क्या कहा जाता है, DSR कहा जाता है। अच्छा, साथ में इसका जो विजन लिया गया है पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोला गया है कि इसको लगभग 2.5 गुना ज्यादा इसका जो पैदावार है वो बढ़ाया जाएगा। यानी 2.5 गुना इसकी पैदावार को बढ़ाने की बात कही गई है। क्लियर हो गया। ये ऐसी तकनीक है, ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसके माध्यम से धान को सीधे जमीन के अंदर बोआ जाएगा और इससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ में भी फर्क पड़ेगा और अनाज की जो उपलब्धता है, धान की जो खेती है, उसमें भी प्रोत्साहन देखने को मिलेगा। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं DSR पद्धति के ऊपर। क्लियर है। ठीक है, DSR पद्धति के बारे में हमने बात कर ली। इससे वहां के किसानों को भी फायदा होने वाला है। कहां के, पंजाब के। क्लियर। नेक्स्ट जो मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी DSR का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट सीडेड राइस। इसका सीधा सा मतलब देखो, हमें इसके वर्ड से ही इसकी जो मीनिंग है वो समझ में आ रही है ना। यानी डायरेक्ट सीडेड राइस का मतलब है जहां पर प्रसारण बीज तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और सीधे खेत में धान की बुआई करी जाएगी। क्लियर हो गया। और इसकी नर्सरी के लिए, इसके पूरे जल के लिए व्यवस्था की जाएगी। हम सबको अच्छे से पता है कि जब धान की खेती होती है तो सबसे ज्यादा उसमें जल की उपलब्धता की जरूरत होती है। यानी जो धान की खेती है उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उस पानी को भी प्रोवाइड कराने की बात कही गई है। अच्छा, इस विधि से लाभ क्या होगा, सबसे पहले तो इससे धान की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, साथ में किसानों की जो आर्थिक स्थिति है जो है वो भी उसमें भी ग्रोथ आएगी। और इसके अलावा एक नए तरीके का इंतजाम किया जाएगा, एक नए तरीके से धान की खेती को करने का इंतजाम किया जाएगा। क्लियर हो गया। देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम CACP कहते हैं, ने पोषक तत्वों में जो असंतुलन है उसको कम करने के लिए, जो असंतुलन है उसकी समस्या को दूर करने के लिए सब्सिडी की व्यवस्था करी है। किसकी व्यवस्था करी है, सब्सिडी की व्यवस्था करी है। अब किस तरीके से करी गई है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो असंतुलित पोषक तत्व है इसकी समस्या को क्या किया जाएगा, असंतुलित पोषक तत्व की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए जो उर्वरक हैं, यानी जो खाद हैं, है ना, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। और पोषक तत्वों से आधारित जो सब्सिडी वाली योजना है इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था। नेचुरल सी बात है कि जब यूरिया बेस्ड जो उर्वरक है, जो खाद है, अगर उसमें पोषक तत्वों को मिला दिया जाएगा तो इससे सीधे क्या होगा, सीधे हमारे जो खेत हैं उसमें जो उपज है, खेत को पौष्टिकता मिलेगी, तो उससे जो अनाज उगाया जाएगा उसमें भी पौष्टिकता होगी और अनाज की उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा। तो हमें समझ में आ गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग ने पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग की जो समस्या है उसको कम करने के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की व्यवस्था कर ली है। क्लियर।
तो हमने बात कर ली पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के व्यवस्था के बारे में। अब देखो वो जो उर्वरक है यानी खाद, ठीक है, तो खाद का असंतुलित उपयोग किया जाता है। देखो जो नॉर्मल किसान होता है जब भी वो खेती करता है तो उसको इस चीज का आइडिया नहीं होता है कि उसको अपने खेत में किस तरीके से या कितनी मात्रा में खाद को डालना चाहिए। वो बहुत ज्यादा मात्रा भी हो जाएगी तो भी फसल खराब हो जाती है, कम मात्रा हो जाएगी तो उस पर कीड़े लग सकते हैं। तो इसीलिए इस असंतुलन को दूर करने के लिए जो यूरिया है उसमें जो यूरिया स्पेशली जो खाद है उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए और साथ में ही कम बाजार मूल्य पर उसको किसानों को उपलब्ध कराने के लिए इस चीज का उपयोग किया गया है कि जो यूरिया है उसी में पोषक तत्वों की मात्रा को मिला दिया जाए और उसको कम सब्सिडी पर जो किसान है उनको प्रोवाइड कराया जाए। क्लियर? देखिए अब कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1965 में। कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1965 में। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत का जो किसान कल्याण मंत्रालय है उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत ये काम करता है। 22 खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करता है। एमएसपी का मतलब है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका निर्धारण किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। 22 खरीफ और रबी की फसलों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर? समझ गए आप सब? अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। देखो दक्षिण अफ्रीका के बारे में जब भी हमारे दिमाग में दक्षिण अफ्रीका का जो नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है या जब भी हम सुनते हैं तो इसको हम महात्मा गांधी से रिलेट करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी वहां गए थे तो वहां पर श्वेत और अश्वेत के बीच में भेदभाव था, रंग भेद था वहां पर। तो इससे क्या हुआ था, उनके साथ जो घटना हुई थी, कहां पर, एक रेलवे स्टेशन है पीटर मैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर 7 जून 1893 को घटना हुई थी। उस घटना के तहत क्या किया गया था, महात्मा गांधी जी को उनकी सीट से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर श्वेत और अश्वेत के बीच में यानी काले और गोरे का भेद बहुत ज्यादा था, है ना। तो इस भेदभाव से परेशान होकर इस भेदभाव से निपटने के लिए महात्मा गांधी ने वहीं पर सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया था। पहली बार सत्याग्रह का स्टार्ट वहीं पर किया गया था, डरबन बंदरगाह पर, है ना। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो उस स्मृति को, उस सत्याग्रह को याद करने के लिए, इस घटना के 130 साल हो गए हैं, तो उस 130वीं जो वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए जो डरबन बंदरगाह है वहां पर भारत का आईएनएस त्रिशूल गया हुआ है, ठीक है। और जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह, गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत के प्रदर्शन को दिखाने के लिए भारत की तरफ से ये पहल की गई है। आईएनएस त्रिशूल के माध्यम से सत्याग्रह मनाया जाएगा और जो नौसेना है वो गांधी जी के जो सिद्धांत है उनको श्रद्धांजलि देगी डरबन बंदरगाह पर। और ये 130वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस घटना के, जो महात्मा गांधी जी के साथ 7 जून 1893 को पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई थी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पर बात कर ली महात्मा गांधी जी के बारे में, दक्षिण अफ्रीका से उनका क्या रिलेशन था उसके बारे में, उन्होंने सत्याग्रह किया था इसके बारे में। क्लियर? ओके अब आईएनएस त्रिशूल युद्धपोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सब जो है या हमारा देश भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी स्वतंत्रता का, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए, है ना। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो राजनयिक संबंध है, जो विदेशी संबंध है, उसको 30 साल हो गए हैं। तो उस संबंध को क्या करने के लिए, बहुत स्ट्रांग करने के लिए इस समारोह की घोषणा करी गई थी। डरबन बंदरगाह पर आईएनएस जो त्रिशूल युद्धपोत है वो जाएगा और वहां पर जो गांधी जी के सत्याग्रह से रिलेटेड आंदोलन है उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इस समय गांधी मंडेला किंग सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। क्लियर हो गया? महात्मा गांधी के सत्याग्रह को याद करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सत्याग्रह की स्टार्टिंग की गई थी दक्षिण अफ्रीका में 1915 में। कब करी गई थी? 1915 में स्टार्ट की गई थी दक्षिण अफ्रीका में। और स्टेशन वही था, जो रेलवे स्टेशन था जहां से उनको धक्का मार के, उनको सीट से बेदखल करके जो स्टेशन है उसके बाहर, मतलब जो रेल है उससे बाहर फेंक दिया गया था। तो उसके बाद से वहीं पर 1915 में सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह की स्टार्टिंग करी थी।
इसके बाद 1920 और 30 का जब दशक आता है तो उसमें हम देखते हैं उनकी जो डांडी यात्रा रहती है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन, इस तरीके के कई सारे उनके काम रहते हैं जो सत्य के आग्रह पर आधारित थे, जो अहिंसक प्रतिरोध थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। अब देखिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा इस योजना को लेकर आया गया है। ठीक है, अच्छा, ये इस योजना की घोषणा करी गई है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो महिला है, जो एलिजिबल महिला है, उसके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए जमा किए जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं तो इसके लिए जो बजट लिया गया है वो 60,000 करोड़ रुपए का बजट लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बोला कि मुख्यमंत्री के मासिक समर्थन को बढ़ाकर 1200 रुपए, 1500 रुपए, 1700 रुपए और 2000 रुपए तक भी करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के सरकार की योजना है ये। ठीक है, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करी है। तो हमने बात कर ली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। क्लियर। अब देखो लाडली बहना योजना 15 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत करी थी, इसकी घोषणा करी थी। ठीक है, अब इसको लागू कर दिया गया है ना। इसमें 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के बारे में अगर भारत के मैप में आप मध्य प्रदेश को देखना चाहोगे तो बिल्कुल मिडिल में, यानी बिल्कुल भारत के मध्य में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये। साथ में राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल हैं। कौन है राज्यपाल, तो मंगू भाई पटेल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी यहाँ पर भोपाल है। और यहाँ पर वनों का देखेंगे आप, वन कितने हैं, तो लगभग 25.14% जो क्षेत्र है वनों के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्लियर है, ये थोड़ी सी जानकारी है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है ये सभी जातियों के लिए है, यानी सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा महिलाओं के लिए, सबके लिए ये योजना बनाई गई है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कुछ G20 की बैठकें। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो G20 का जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस है, इसका जो दूसरा शिखर सम्मेलन है वो 12 जून को गोवा में आयोजित किया गया। कहाँ पर, जो गोवा की राजधानी है पणजी, इसमें जो है उद्घाटन किया गया है। साथ में ही इसकी अध्यक्षता किसने करी है या इसका उद्घाटन किसने करा है, तो हमारे जो कैग हैं, कैग यानी जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। स्पेशली इसमें ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात की गई और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करी गई है। अभी हम बात करेंगे ब्लू इकोनॉमी क्या है। तो देखो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जो समुद्र से, समुद्री संसाधनों से रिलेट करता हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, जैसा कि आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके तहत किस तरीके से मानव की हेल्प की जा सकती है, इसके ऊपर ये जो बैठक करी गई है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो जेम के बारे में बात कर रहे हैं। जेम का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में अगर हम थोड़ा समझना चाहेंगे तो समझते हुए सबसे पहले तो हमारे सामने एक बात आती है, वो क्या आती है देख लो। तो देखो इसके तहत भारत का प्रमुख ऑनलाइन खरीद मंच उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 12 जून से 31 अगस्त 2023 तक क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, यानी इसके तहत जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं वहां पर जो है 12 जून से लेकर 31 अगस्त के बीच में जो खरीदार है और जो बेचने वाला है, दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जाएगा। दोनों एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं को कहेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो इसको 9 अगस्त 2016 को लॉन्च करा गया था। इसका उद्देश्य ही ये है कि जो भी खरीद की प्रक्रिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। साथ में ये स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है, महिला उद्यमियों को बढ़ावा दे रहा है और जो MSMEs हैं उसको रजिस्टर्ड भी कर रहा है और उनको बढ़ावा दे रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में और नए विचारों के साथ में। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट आप डेली करंट अफेयर की क्लास जरूर मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब पॉजिटिव रहिए।